हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो अच्छे ही होंगे। गर्मी की छुट्टी चल रही, इंजॉयमेंट तो चल ही रहा है। इसी इंजॉयमेंट के साथ हमें थोड़ी थोड़ी पढ़ाई लिखाई भी करनी हो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करेंगे तभी हम जाके क्या करेंगे, ज्यादा बेटर बन पाएंगे। तो पढ़ाई लिखाई को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ऑलरेडी इस चैप्टर के 2 पार्ट कर चुके हैं। पहला पार्ट में क्या था, हम लोगों ने अल-बरूनी के बारे में पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हमने क्या पढ़ा, इब्न बतूता के बारे में। हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? सबसे पहले हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है थ्रू द आई ऑफ ट्रैवलर्स। क्लियर? थ्रू द आई ऑफ ट्रैवलर्स कर रहे हैं, और ये चैप्टर नंबर 1 है पार्ट 2 का। पार्ट 2 जो हमारे हिस्ट्री है क्लास 12 की, उसका चैप्टर नंबर 1 है थ्रू द आई ऑफ ट्रैवलर्स। इसमें 3 ट्रैवलर्स के बारे में बात किया गया, अल-बरूनी, इब्न बतूता एंड फ्रैंकोइस बर्नियर। इसमें हम पढ़ेंगे कैसे जो फ्रैंकोइस बर्नियर था, इसने कैसे बोला कि इंडिया जो है वो डीजेनरेटेड ईस्ट है। डीजेनरेटेड मतलब बिल्कुल ही खराब कंडीशन में, जो इंडिया की कंडीशन है, ईस्ट की कंडीशन है, बहुत ही खराब कंडीशन में है। सबसे पहला ये फ्रैंकोइस बर्नियर था क्या, ही बिलोंग टू द फ्रेंच। कहां से था ये? फ्रेंच से था, फ्रांस से था। क्लियर? और ये था क्या? डॉक्टर था। क्या था बेटा ये? डॉक्टर, पॉलिटिकल फिलोसफर और हिस्टोरियन। सो ये फ्रांस कंट्री से बिलोंग करता था। एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है कि फ्रैंकोइस बर्नियर कहां से बिलोंग करता था? फ्रांस से। आप ऐसे कर सकते हैं, एफ से फ्रैंकोइस, एफ से फ्रांस। क्लियर? समझ गए? अब ये 12 ईयर इंडिया में रहा, और जब इंडिया में रहा तो ये फिजिशियन ऐसे डॉक्टर के रूप में किसके राज में रहा? दारा शिकोह। दारा शिकोह कौन था बेटा? अकबर का, शाहजहां का बेटा था। ठीक है, तो शाहजहां का बेटा जो दारा शिकोह था, उसके राज्य में ये भाई भी किसका था? औरंगजेब का भाई था। औरंगजेब का जो भाई था दारा शिकोह, उसके राज्य में क्या थी? फिजिशियन के तौर पे इसने 12 साल के लिए काम किया है। क्लियर? जब फ्रांस में था तो लुइस 14 जो फ्रांस का राजा था, वहां पे उसके अंडर भी इन्होंने भी बहुत ज्यादा अपने काम इसको बहुत ही ज्यादा अलग टाइप की लैंग्वेज आती है, जैसे कि इंग्लिश, डच, जर्मन, इटालियन, और इन सब के बारे में बहुत ही अलग अलग टाइप की लैंग्वेज इनको आती है। तो इसमें बहुत ज्यादा पब्लिकेशन इन लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, अब जब इंडिया में आया तो इन्होंने देखा कि इंडिया में इंडिया में आने का एक ये हुआ कि इंडिया में एक कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया। क्या कंपेयर स्टार्ट किया कि इंडिया में और यूरोपियन में क्या डिफरेंस है। इंडिया में, यूरोप में रॉयल है, मतलब वहां पे राजा रूल तो करते हैं, बट वो प्रैक्टिकल तरीके से, मतलब जो चीज सही है उसको करते हैं। और इंडिया में वैसा नहीं। इंडिया में क्या है? एब्सोल्यूट ट्रेनी। एब्सोल्यूट ट्रेनी मतलब एक ही इंसान है जिसका काम राज्य चलेगा, दूसरा किसी का नहीं चलेगा। जिसको बोलेंगे तो किंग ऑफ डेजर्ट एंड सॉलिट्यूड, राजा ही है जिसके सारी बात, प्रजा की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे यूरोप में प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात हो रही है, बट यहाँ पे क्या है? सब कुछ किसके कंट्रोल में होगा? स्टेट, मतलब राजा के कंट्रोल में सब कुछ हो। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग क्लास है, बट यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्लास है। एक कौन सी क्लास है? एक रिच है तो दूसरा पुअर है। तो यहाँ पे अलग अलग क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, इसमें से 2 क्लास, रिच और पुअर। इसमें क्या है? फ्लोरिशिंग एंड मतलब बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है? र्यून्ड है, ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो रहा है। बहुत ही पिटी और बहुत ही दयालु कंडीशन में क्या ये जो है इंडिया जो है उस टाइप का था। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो पहले 2 ट्रैवलर्स थे हमारे, पहला जो ट्रैवलर था अल-बरूनी, उसने सोशल सिस्टम के बारे में बात किया। सेकंड जो ट्रैवलर था वो पॉलिटिकल सिस्टम, सॉरी पहला जो ट्रैवलर था अल-बरूनी, उसने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात किया। सेकंड सिस्टम जो था वो इकोनॉमिक के बारे में बात किया। और इसने सोशल सिस्टम के बारे में इसने क्या किया? इसने इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात किया हुआ है। शायद मैंने गलत बता दिया, ध्यान देना बात। ठीक है, अब इंडिया ने बोला, इसने बोला कि क्या कारण है कि इंडिया जो है, चाहे ईस्ट की जो कंट्री, ईस्टर्न नेशन जो है, वो इतना डीजेनरेटेड, चाहे इतना गलत। तो इसने बोला सिर्फ एक ही रीजन है, दैट इज द एब्सेंस ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है ही नहीं। यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी है वो किसको बिलोंग करता है? राजा को बिलोंग करता है। उससे जितना भी प्रॉफिट आएगा वो कौन लेके जाएगा? राजा लेके जाएगा। तो जब यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है ही नहीं, तो यहाँ पे लोगों के पास मोटिवेशन है नहीं। मान लो मेरे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मेरे पास अपनी जमीन है, तो मैं उसको डेवलप करने की कोशिश करूंगा। बट मेरे पास जो जमीन है जिसमें मैं काम कर रहा हूं, और मुझे पता है कि जमीन मेरे बिलोंग करता ही नहीं है, तो मैं क्या उसको डेवलप करूंगा? नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी से यही रीजन दिया कि इंडिया की जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का यही कारण क्या है? यहाँ पे लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पे सब कुछ किसके कंट्रोल में है? क्राउन ओनरशिप के अंदर। ठीक है, धीरे धीरे क्राउन ओनरशिप से कंट्रोल किसके पास है? लैंड होल्डर्स या नोबल्स के पास आता है, जो क्या करते थे? इन्वेस्टमेंट वो लोग करते नहीं थे। ऊपर से जितने भी थे वो एक्सेसिव ऑपरेशन करते थे, किसके? पीजेंट्स वगैरह के, वो लोग ज्यादा ऑपरेशन करते थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या इनके पास टैक्स को कलेक्शन किया जा सके। ठीक है, इंडिया में देयर इज नो मिडिल क्लास। देखो, इंडिया में देयर इज ओनली स्मॉल माइनॉरिटी दैट इज रिच। रिच जो है बहुत ही कम है, बट मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या है? पुअर।
क्या है बेटा? पुअर। तो इंडिया में देयर इज ओनली 2 क्लास, रिच क्लास और पुअर क्लास। बट आप हिस्टोरिकल रियलिटी देखोगे, चाहे यूरोपियन कंट्रीज को देखोगे, तो वहां पे 3 क्लासेस थी। सबसे पहले एरिस्टोक्रेट, बीच में क्या है? मिडिल क्लास, एंड थर्ड वन क्या है? आर्टिसन एंड लेबर। तो देयर इज अ डिफरेंस इन दैट कि इंडिया में देयर इज नो मिडिल क्लास, बट in the other countries, European countries, there is a middle class. Clear? और इंडिया में देखोगे तो देयर इज वन मोर थिंग कि दैट रूरल जो गांव की सोसाइटी थी उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होते थे? जमींदार होते थे। कौन होते थे? जमींदार। और किसके ऊपर रूल करते थे? लैंडलेस लेबरर्स के ऊपर रूल करते थे। ठीक है, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इंडिया में बहुत सारे कैंप टाउन होते थे। बर्ने ने डिस्क्राइब किया कि मुगल सिटीज जो था वो कैंप टाउन था। कैंप टाउन का मतलब क्या होता है कि मान लो राजा को आज दिल्ली में रहने का मन कर रहा है तो वो दिल्ली में कैंप में बसेगा। फिर राजा को कल को आगरा रहने का मन करेगा तो आगरा में जाके कैंप। तो जहां जहां पे राजा जाएगा वहां पे उसके साथ कोर्ट भी जाता है। ठीक है, जैसे मोदी जहां पे जाते हैं तो वहां पे साथ उसकी पूरी ऑफिसर्स वगैरह उन सबकी टोली भी जाती है। ठीक है, तो वैसे ही राजा जहां जहां पे जाएगा वहां पे कैंप डालेगा और वहां पे बैठेगा, कुछ दिन रहेगा। तो उस एरिया को क्या बोलेंगे हम? कैंप टाउन। क्या बोलेंगे हम? कैंप टाउन। इससे बोला कि जो इंडिया में है कैंप टाउन बहुत ज्यादा बना है, जो आर्टिफिशियली बनाए गए थे, जहां पे इंपीरियल कोर्ट रहते थे। बट एक्चुअली में रियलिटी में क्या था? जो 17वीं सेंचुरी में 50% जो इंडियन पॉपुलेशन थी वो कहां पे रहती थी? टाउन में रहती थी। बाकी सारे के सारे कहां पे रहते थे? गांव में रहते थे। इंडिया में सिर्फ कैंप टाउन नहीं थे, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग हब्स भी थे, पोर्ट टाउन भी थे, सेक्रेट सेंटर्स भी थे और ट्रेडिंग आउटपोस्ट भी थे। ये अलग अलग वैरायटी ऑफ टाउन्स होते हैं जिनका पर्पस अलग अलग होता है। ठीक है, अब क्लेम क्या किया गया कि आर्टिसन जो है उनको इंसेंटिव नहीं दिया जाए। मतलब कहने का मतलब अगर जो मैं कुछ काम कर रहा हूं और मेरे को अगर जो राजा में से और ज्यादा बेटर काम तो बोलेगा कि भैया तुम ये काम करो, इसमें तुमने अच्छा काम किया ना तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा पैसे दूंगा, जो क्या मेरे लिए एक मोटिवेशन का कारण बनेगा। बट ऐसा इनको नहीं था। तो जब इनको ऐसा था ही तो ये लोग क्वालिटी को इंप्रूव करते नहीं थे, क्योंकि इनको पता था कि मैं जब मेरे को जब कुछ मुनाफा मिलेगा मैं क्यों क्वालिटी के लिए काम करूँ? जब सारा मुनाफा कौन लेके चला जाएगा? राजा लेके चला जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने इसने क्या बोला कि जितने भी प्रीशियस मेटल्स है वो इंडिया से फ्लो कर रहे हैं, बट इंडियन मैन्युफैक्चरर जो है वो ग्लोबली एक्सचेंज नहीं कर पा रहे। क्यों? बिकॉज ऑफ द एवरीथिंग बिलोंग टू द किंग। क्लियर? नाउ इट इज ऑल्सो बीन फाउंड कि देयर वाज इंपीरियल कारखाना। कारखाना क्या होता है बेटा? वर्कशॉप। कारखाने किसको बोलते हैं? वर्कशॉप। इंपीरियल का मतलब राजा के खुद के कारखाने होते थे जहां पे अलग अलग टाइप के आर्टिफैक्ट्स को बनाया जाता था। अब ये कारखाने कौन कौन से होते हैं? एम्ब्रॉयडर्स होते थे, गोल्ड स्मिथ होता था वहां पे, पेंटर्स होते थे, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ऑफ सिल्क, ब्रोकेड, ये सब होते थे, टर्नर, टेलर्स ये होते थे, वेनिसेस और लैक्वर वर्क्स। ठीक है, ये सारी चीजें होती थी और इन सब चीजों के लिए कारखाने बनाए गए थे। और यहाँ पे कौन काम करते थे? यहाँ पे लेबर्स आके काम करते थे। किसके लिए काम करते थे बेटा? राजा के लिए काम करते थे। ठीक है, अब जितने भी इन्होंने देखा कि यहाँ पे इंडिया में क्या स्लेव्स होते हैं। स्लेव्स क्या काम आते हैं? ये अपनी मार्केट में सेल किए जाते हैं, खरीदे और बेचे जाते हैं। मान लो कल मैं स्लेव्स खरीद के लाता हूं तो उससे जो मर्जी में वो करो। ठीक है, और जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं उसको क्या करूंगा? दोबारा भेज दिया जाएगा। अब ये जो स्लेव्स होते थे ये हाई स्टेटस स्किल्स होते थे। कईयों को म्यूजिक आता था, डांस आता था, तो ये राजा के लिए क्या करते थे? परफॉर्म करते थे। दूसरा, कई जो फीमेल स्लेव थे इनको स्कैवेंजर्स के लिए अपॉइंट कर दिया जाता था ताकि ये डोमेस्टिक स्पाइस, जो घर के अंदर, घर का भेदी लंका ढाई वाला सुना होगा ना आपने, तो घर के अंदर की सारी खुफिया जानकारी किसको देनी होती थी? राजा को देनी होती थी। कई बार इन स्लेव्स से क्या मैनुअल वर्क बहुत ही ज्यादा, जस्ट लाइक कि ये डोली जो होते थे इनको पालकी वगैरह इनको क्या कैरी करवाया जाता था। ठीक है, इट्स सिंपल कि इफ यू सी दिस, द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन वाज यूज्ड एज ए क्रूशियल मार्कर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। इट हैज बीन सिंपली द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर कि कैसे वुमेन्स को स्लेव्स और सस्ती के रूप में ट्रीट किया जाता था। तो देखा जो इंडिया में है, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वहां पे क्या है? वहां पे वुमेन की कंडीशन वाज नॉट गुड बट एज कंपेयर टू द वेस्टर्न। वेस्ट में सती प्रथा तो नहीं था, इंडिया में क्या था? इन्होंने देखा कि कई सारे वुमेन जो है वो हंसती खेलती मौत को अपने गले लगा लेती थी, बट कई को क्या वॉलेंटली फोर्स किया जाता था कि नहीं, तुम्हारे हस्बैंड की डेथ होगी तो तुम्हें भी मरना ही पड़ेगा। तो फोर्सफुली सती को करवाया जाता था। कई जगह पे क्या जबरदस्ती वो खुद से ही करे। इट हैज रिटन अ वेरी ब्यूटीफुल कोट इन एट लाहौर आई सॉ द मोस्ट ब्यूटीफुल यंग विडोज sacrificed who could not, I think, have been more than a 12 year of age. She trembles, wept bitterly, but
3 or 4 of the brahmanas falls the unwilling victim towards the fatal sport। कह रहे कि 12 साल की वो थी, वो बेचारी सही विधवा होगी और जबरदस्ती रो रही है, गिरा रही है कि नहीं मुझे नहीं मरना, इतनी सुंदर है, फिर भी ब्राह्मणों ने क्या किया, उनको जबरदस्ती उठ के सती प्रथा में ढकेल दिया गया। तो ये बेसिकली जो सोशल एरिस्टोक्रेसी था, जो समाज में कुछ समाज के जो मुख्य जो आपको समझते थे कि ब्राह्मण से तो हम जो मन करे वो करेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये चीजें जो थी वो क्वाइट उनको किसको फ्रैंकियस बर्नियर को बहुत ही गलत लगा उसको, ठीक है। अब प्राइवेट स्पेयर थे, वुमेन की इकोनॉमी में क्या हेल्प थी, वुमेन जो थी वो कैसे कैसे अलग अलग टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी करती थी। तो सबसे पहला कि वुमेन को एक लेबर की तरीके की यूज किया जाता था, बट उनके लेबर को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, ठीक है। वुमेन लेबर जो थी वो बहुत ही क्रूशियल था, एग्रीकल्चर के लिए भी चाहे नॉन एग्रीकल्चर के लिए भी। कॉमर्स में भी देखा तो कई सारी वुमेन जो थी वो मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करती थी और वो पार्टिसिपेट करती थी ट्रेड एंड कॉमर्स में। उसके अलावा फीमेल जो थी वो कई सारे नेविगेट लीगल सिस्टम, टेकिंग मर्चेंटाइज, जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते थे उसको सोल्व करने के लिए भी फीमेल्स वगैरह आगे आती थी, ठीक है। Now if you see now what are the different types of कैसे बोला जाए, हाँ। अब बर्नियर ने क्या रेंट और टैक्स में क्या डिफरेंस होता है, बर्नियर ने कैसे इसको समझाया, बर्नियर ने समझाया कि स्टेट जो सभी लैंड का ऑनर है वो जो कलेक्ट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, रेंट। क्या बोलते हैं उसको, रेंट। रेंट तो रेंट जो स्टेट कलेक्ट कर रहा है, जो राजा कलेक्ट कर रहा है रेंट, कि उसने मान लिया कि जितनी भी जमीन उसके प्रजा के पास है वो सब मेरी है, और उस जमीन के बदले वो जो रेंट कलेक्ट कर रहा है और उस रेंट को खर्चा भी नहीं कर रहा जिससे आम जनता का भलाई हो सके, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रेंट। ऊपर से टैक्स क्या होता है, अबुल फजल ने डिस्क्राइब किया कि जो लैंड रेवेन्यू है वो क्या है, रिम्यूनरेशन ऑफ सोवर्निटी। इसका मतलब क्या होता है, रिम्यूनरेशन ऑफ सोवर्निटी का मतलब कि राजा आपको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, उस फैसिलिटी के बदले आप क्या दे रहे हो, कुछ ना कुछ टैक्स पे कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, लैंड रेवेन्यू। क्या बोलते हैं उसको, लैंड रेवेन्यू। क्लियर। तो इसमें ये बोला गया, इसको जस्टिफाई करने के लिए बोला गया कि राजा आपको सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है, राजा आपको कोई बाहर का आके आपको मार ना दे उसके लिए आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसको इन्होंने इस तरीके से जस्टिफाई किया। नाउ द सेकंड लास्ट स्लाइड यू विल सी, एंड्यूरिंग द लेगेसी ऑफ अ फ्लॉड टेक्स्ट। कई जगह बोला गया कि बर्नियर ने मुगल एम्पायर को क्या है, अच्छा मुगल एम्पायर से जैसे जो जो उसने देखा, तो जब वो फ्रांस पे उल्टा गया, जब दोबारा गया फ्रांस में, तो वहां पे जाके उसने क्या वार्निंग दी किसको, वहां के राजा को, ल्यूइस 14 जो राजा थे, कि आप जो कंसेप्ट ला दो ना कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटाना है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं हटाओ, क्योंकि मैंने देखा है मुगल एम्पायर को, मुगल एम्पायर में जहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटा दिया जाता है वहां के लोगों की कंडीशन अच्छी नहीं होती और वहां के लोग जो थे वो राजा के खिलाफ चले जाते हैं, ठीक है। 18th सेंचुरी में मोंटेस्क्यू ने इसको डिफाइन किया गया एज ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। ओरिएंटल डेस्पोटिज्म में इसे ये बोला कि एशियन जितने भी अथॉरिटी है वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी एंजॉय करती है, किसके ऊपर, अपने सब्जेक्ट के ऊपर। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट नहीं है, जो भी है सब राजा का है, तो इसको क्या बोलते हैं, ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। कार्ल मार्क्स ने भी 19th सेंचुरी में इसको क्या, एस्थेटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, कि जब जो भी सरप्लस होगा वो सब किसके पास चला जाएगा, राजा के पास चला जाएगा, आम जनता के पास नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये इन्होंने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया। नाउ व्हाट यू कैन कंक्लूड, ट्रैवलर्स के जितने भी अकाउंट है वो हमारे हिस्टोरिकल रियलिटी को क्या करते हैं, शो करते हैं, बट अल्टीमेटली हमें इनके डॉक्यूमेंट्स को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्यों, क्योंकि इन्होंने अपना दिमाग लगा के भी उसको लिखा है। वी कैन नॉट कंक्लूड कि उन्होंने जो लिखा वो सब कुछ सही भी लिखा, उन्होंने कंपैरिजन भी किया है, उन्होंने अपने आप को ज्यादा अच्छा बनाया, हमारे आप को बहुत बुरा बताया। तो हमें अपना मेंटल, हमें अपना इंटेलेक्ट को यूज करना है कि जो चीजें उन्होंने बताई है क्या वो सही है या नहीं है। दिस इज ऑल द एंड ऑफ चैप्टर फर्स्ट ऑफ पार्ट 2, और हमारा जो चैप्टर 1 है थ्रू द आई ऑफ ट्रैवलर्स, हमने तीनों ट्रैवलर्स को कर लिया है, वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। एंड आई होप आपने तीनों वीडियो देखा होगा। कुछ डाउट्स वगैरह हो, कमेंट वगैरह हो तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच।